तो वहीं आपको बता दें कि एक तरफ विपक्षी दल का पश्चिम यूपी मोह सत्ता पक्ष के लिए बड़ा सरदर्द है, तो वहीं पूर्वांचल भी किसी चुनौती से कम नहीं है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको ये खास रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश यूं ही सियासत का गढ़ नहीं कहा जाता, बल्कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूबे की सियासत कई जातीय, धार्मिक और सामाजिक ताने बाने से बुनी हुई है। एक भी तार ढीला हुआ या टूटा तो सत्ता का किला धराशायी हो सकता है। महाराजा सुहेलदेव की जयंती को विशिष्ट आयोजन बनाकर बीजेपी ओम प्रकाश राजभर के किले को भेदने की फिराक में है। पूरे प्रदेश में जयंती को भव्य तरीके से मनाए जाने के पीछे पिछड़ा वोट बैंक को साधने की सीधी कोशिश है। पूरे प्रदेश में जयंती को भव्य तरीके से मनाए जाने के पीछे पिछड़ा वोट बैंक को साधने की सीधी कवायद मानी जा रही है। बीजेपी राजभर के वोटों को अपने पाले में लाने का प्रयास लगातार करती नजर आ रही है। एक अनुमान के मुताबिक पूर्वांचल की 2 दर्जन लोकसभा सीटों पर राजभर वोट बैंक 50,000 से 2.5 लाख तक है। घोसी, बलिया, चंदौली, सलेमपुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही जैसे जिलों में राजभर काफी प्रभावित है और निषाद समुदाय के ही तर्ज पर कई सीटों पर ये हार जीत को तय करती है। इसी को देखते हुए बीजेपी इस वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश में लगी हुई है। असल में पूर्वांचल में राजभर और पिछड़ों में मजबूत पैठ रखने वाले ओम प्रकाश राजभर, असदुद्दीन ओवैसी के अलावा 8 छोटे दलों के साथ गठबंधन करके बीजेपी के वोटों का गणित बिगाड़ सकते हैं। इसको देखते हुए अब बीजेपी ने महाराजा सुहेलदेव के बहाने पूर्वांचल में राजभर वोटों को साधने की कवायद शुरू की है। ओम प्रकाश राजभर से दूरी के बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी राजभर वोटों को साधने के लिए अनिल राजभर को मोर्चे पर लगाती नजर आई है। उन्हें राजभरों के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि 1981 में काशीराम के साथ राजनीति की शुरुआत करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने 2001 में बसपा नेता मायावती से विवाद के बाद पार्टी को छोड़ते हुए अपनी पार्टी का गठन किया। उनकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2004 से यूपी और बिहार में कई जगह चुनाव लड़ती रही, लेकिन 2017 से पहले उनके उम्मीदवारों की भूमिका खेल बिगाड़ने वालों के तौर पर ही रही, जीतने वालों के रूप में नहीं। 2017 में विधानसभा में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे खासकर पूर्वांचल में इस समुदाय और इस पार्टी की अहम भूमिका थी। ओम प्रकाश बीजेपी से अलग होने के बाद लगातार छोटे दलों से समझौता करके 2022 में सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में लगे हैं। पंचायत चुनावों के लिए छोटे दलों का मोर्चा बनाकर बीजेपी को चुनौती देने का ऐलान किया है। बीजेपी भी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को सेमीफाइनल मान रही है, इसलिए पूरी ताकत से जुटी है। आरक्षित वर्ग के वोटों पर अपनी पैठ बना रही है, इसीलिए पंचायत चुनावों का आरक्षण भी उन सभी सीटों को किया गया जो पहले कभी आरक्षित नहीं रही हैं। राजभर समाज के वोटों को लेकर बीजेपी अतिरिक्त सक्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो विनीत शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। विनीत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी। विनीत जी, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ बहराइच में, इसके पीछे क्या रणनीति? विपक्ष कह रहा है कि रणनीति के तहत कार्यक्रम हो रहा है। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो आज महाराजा सुहेलदेव जी की जो जयंती उस पर उनको हम लोग नमन करते हैं। ऐसी महान विभूतियों को सम्मान, उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी है। दूसरे लोग जो राजनीति करने वाले लोग हैं, सिर्फ ऐसे व्यक्तियों के नाम पे जो राजनीति
हैं उनको राजनीति का। विनीत जी लेकिन भारतीय विपक्षी कह रहे हैं कि राजनीति आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको इतना ही सम्मान देना था महाराजा सुहेलदेव को तो उनके नाम के आगे राजभर लगा लेते। पोस्टर सारे छप गए, इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, उनके नाम के आगे राजभर तो आपने लगाया नहीं। देखिए, महाराजा सुहेलदेव को, यही तो मैं कह रहा हूँ, लोग जात में बांटना चाह रहे हैं। ऐसी जो शख्सियत है, ऐसी विभूतियां जो हमारे देश में, जिन्होंने देश का सम्मान रखा, विदेशी तमाम आक्रामकताओं से जिन्होंने संघर्ष किया, शहादत दी, ऐसे लोगों को जात में बांटना बहुत ही गलत है। 135 करोड़ देशवासियों के वो प्रेरणा स्रोत है, 135 करोड़ जनता के वो प्रेरणा स्रोत है, हम सबके वो नायक हैं। वो उनको किसी जात या के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज के नाम से जो स्मारक का उद्घाटन किया है, ये बता दिया है, बस संदेश है कि हम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए जो हमारा लक्ष्य है उस पर हम चल रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो गरीब, शोषित, वंचित कोई भी व्यक्ति हो, उसको अगले पायदान में लाने के लिए हम संकल्प जो हमारा है वो हम संकल्प कर रहे हैं। हमारे संकल्प में भी यही दिया हुआ है। दूसरी बात, आपको बता दें, जो मेडिकल कॉलेज वहां पर महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से है, उससे बहराइच के इर्द गिर्द के जो एरिया है वहां के लोगों को लाभ मिलेगा, साथ साथ नेपाल के लोगों को भी उसकी सुविधा मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री ने पहले ही टिकट भी राजा सुहेलदेव जी। ठीक है, मनोज यादव जी भी इस बीच हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनोज यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। तो यही मैं पूजा जी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान देने का काम किया है। ऐसे लोगों को, ऐसी महान विभूतियों को, जो वर्षों तक इतिहासकारों ने ऐसी विभूतियों को कोई सम्मान नहीं दिया, जो लोग गुलामी की मानसिकता रखने वाले थे, वो लोग कभी सम्मान नहीं दे पाए। आज भारतीय जनता पार्टी उनको पूरा सम्मान दे रही है और प्राचीन का काम कर रही है। आप पूरा सम्मान दे रहे हैं और कोई दल सम्मान नहीं दे पाया, जबकि वो तो कह रहे हैं कि पूर्वांचल साधने कवायद है, इसी वजह से जो है इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया और प्री प्लान्ड है ये। और सबसे बड़ी बात, ऐसी स्थितियों में जब पश्चिम आपके हाथ से जाता नजर आ रहा है, आपने रुख किया पूर्वांचल का, तो सवाल उठने तो जायज है ना विनीत जी? जी, ये आप लोग कैसे कह सकते हैं कि पश्चिम हमारे से जा रहा है और पूर्वांचल जा रहा है? उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विश्वास कर रही है, सुरक्षा महसूस कर रही है, विकास का एजेंडा पिछले पायदान तक पहुंच रहा है। योजनाएं प्रधानमंत्री जी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं वो अंतिम तक पहुंच रही है। सबको जन जन तक पहुंचाने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। तो ये कहना कि 23 करोड़ जनता में हम पश्चिम से अलग हो रहे हैं, पूर्वांचल से अलग हो रहे हैं, उत्तर से अलग, कहीं से भी नहीं। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कर रही है और जनता जो है 2022 में फिर से बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लेकिन ये कोशिशें जो हैं विनीत जी, ये कोशिशें ओम प्रकाश राजभर के पार्टी छोड़ने के बाद से क्यों शुरू हुई? पहले से होनी चाहिए थी कोशिशें। आप इतना सम्मान देना चाहते थे, आपकी वोट की राजनीति नहीं थी, तो पहले से ये सम्मान देना चाहिए था, पहले से प्लान करना चाहिए था चीजें। ओम प्रकाश जी ने पार्टी छोड़ी आपकी और इधर आपने प्लानिंग स्टार्ट कर दी। देखिए, ओम प्रकाश राजभर अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थों को साधने के लिए, जब उनके स्वार्थ सिद्ध नहीं हुए तब वो होते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनको सत्ता चाहिए वो पार्टी में नहीं रह सकते। भारतीय जनता पार्टी सत्ता सुख के लिए नहीं, सेवा के लिए आई है और वो सेवा है गरीब कल्याण का, सेवा कर रही है, महिलाओं और बच्चियों को उनके अधिकार दे रही है और उनको कर रही है। जी, गरीब कन्याओं का विवाह कराना। विनीत जी, मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा से मनोज जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आप। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। मनोज जी, सुहेलदेव के नाम पर आज बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, सपा की तरफ से कोई कार्यक्रम नहीं किया गया क्या? नहीं, निश्चित तौर पे मैं सब
महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जयंती पे सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनके बनाए गए सिद्धांतों, उनकी वीर गाथाओं को जन जन तक पहुंचाना हर उत्तर प्रदेश के और देश के नागरिक का ये फर्ज बनता। ठीक है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यालय में महाराज सुहेलदेव जी की जयंती पे उन्हें नमन किया, प्रोग्राम हुआ, तो राय नहीं है, आप मीडिया आर्काइव में जाके उस बात को देख सकती है, लेकिन ये बात कहने की नहीं। अभी हमारे बीजेपी के साथी ने बड़ी बातें की, किसी भी महापुरुष को, मैं सिर्फ एक महाराजा सुहेलदेव की बात नहीं, किसी भी बड़े महापुरुष की हम जयंती मनाने का अधिकार रखते हैं, हमें अपना संवैधानिक राइट और हमें मनाना भी चाहिए और सभी को सबका मानना, लेकिन असली श्रद्धांजलि तब होती है ऐसे महापुरुषों की जब हम उनके विचारों को जनता में लागू के उनके हक की बात करते हैं, तो उनको हम अम्बेडकर को माने, बिल्कुल सब, मैं बाबा अम्बेडकर को मानूं, आप माने, लेकिन हम धज्जियां उड़ाते तो बाबा साहब का तो सम्मान है, बाबा साहब को मतलब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महाराजा सुहेलदेव की जो सिद्धांत है, नीतियां, उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और कार्यक्रम सिर्फ जो है वोट बैंक के लिए है। निश्चित तौर पे इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, विनीत जी आपका काउंटर। भाजपा ने हमेशा कहा, विनीत जी आपका काउंटर है। एक सेकंड में एक बात कह दूं, फिर आप उनसे के नाम पे समाज को ही ठग लिया। जिन लोगों ने समाजवाद का नाम पार्टी का तो दिया, लेकिन ठगने का काम किया इन लोगों ने। क्या सरकार ने लेकिन विनीत जी मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ओम प्रकाश राजभर से आपको डर नहीं है कि पूर्वांचल का गणित बिगड़ जाएगा? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर बहुत ही पुख्ता पकड़ रखते हैं, कई राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को मानते हैं, इस बात को वो तरजीह देते हैं। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको समय नहीं दे पाई इन दोनों लोगों के झगड़े के बीच में। आप बता दें कि ओम प्रकाश राजभर का जो अस्तित्व है पूर्वांचल में क्या है और कितना वो वर्चस्व रखते हैं, कितना बेनिफिट अब यूपी की माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी का ये जो स्ट्रोक है इसका, उसका कितना फायदा उसको होने वाला है? पूजा जी देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार ये दोनों राज्य ऐसे हैं जिनमें तो महान विभूतियां नहीं है, कहीं न कहीं जातिगत विशेष तौर पर उनको लोगों ने अपना दावा करके राजनीति करते रहे हैं। मैं अगर चर्चा करूंगा तो बात बहुत लंबी जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात मैं इसलिए कहूंगा कि आपको याद होगा कि देश के गृह मंत्री हुआ करते सरदार पटेल जी, लेकिन मोदी जी जब आए तो देखिए फिर सरदार पटेल जी के बारे में जिक्र करते हुए, इतनी बड़ी मूर्ति बनाते हुए, या उन्होंने 500 रियासतों को किस तरीके से देश की आजादी के बाद लोकतंत्र में खत्म करके जोड़ा था, बहुत सारी चीजें हैं। उसी कड़ी में महाराजा सुहेलदेव जी का जो अभी चर्चा हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने एक उसको बड़ा, देखिए उस पर मैंने आपने जो एक राजनीतिक सवाल किया कि ओम प्रकाश राजभर का क्या असर होगा। देखिए ओम प्रकाश राजभर का असर अंतिम समय तक आपने देखा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरी कोशिश चलती रही कि ये चूंकि गठबंधन में थे, मंत्री थे और कई विभागों के चेयरमैन भी। चलिए, वर्चस्व का जिक्र कर रहे थे मनोज जी। जी मनोज जी, जब बात नहीं बनी पूजा जी तो अंततः रास्ते अलग हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी ओवर द मैंडेट, क्योंकि उसको संख्या बल की जरूरत ना तो प्रदेश में है ना ही अब केंद्र में है, तो निर्णय स्वयं लेने में या स्वयं पे काम करने के लिए सक्षम है। सुहेलदेव राजभर जरूर इधर ओवैसी को लेकर के बाकी छोटे छोटे दलों के साथ में ये कोशिश कर रहे हैं कि 2022 के चुनाव में अपना वजूद बनाए या कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में आ जाए कि जो सरकार बने उनकी पूछ हो। मुझे लगता है दोनों, और सबसे ज्यादा बहराइच, श्रावस्ती या आज जो जिस प्रोग्राम की बात है जिसको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने इतने बड़े स्केल पर लोगों को बताने की कोशिश की है, लोगों ने माना जरूर होगा, लेकिन मनाया पहली बार गया इस तरीके से, तो ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व का या प्रदेश के नेतृत्व में ये बातें हैं, वो छोटी छोटी चीजों पर बड़ा ध्यान देते हैं और बड़ा करके उसको अपना करके उनको मान सम्मान देने की बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हैं होमवर्क अच्छा है। तो मनोज यादव जी, आपसे मैं बात करूंगी। भारतीय जनता पार्टी का तो होमवर्क अच्छा है, आपका होमवर्क कैसा है? क्योंकि पश्चिम तो कांग्रेस लूटती नजर आ रही है, पूर्वांचल में डकैती भाजपा की पड़ गई, आपका होगा क्या?
आपके वोट कट जाएंगे क्या? देखिए इस बात को समझना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, और मेरे ख्याल से राजनीति में सत्यता की और अपनी बात को कह के पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी को जाना जाता है। हमने जो वादा जनता से किया, उस वादे को अपनी सरकार के दौरान पूरा किया। ये हमारा इतिहास हमें बताता है और गौरवशाली इतिहास है। हम वो नहीं हैं, ना हम वो राजनीतिक दल है, ना हमारी ऐसी विचारधारा है कि हम किसी समाज से वादा तो कर लें, सत्ता के लिए हम उसकी वोट तो ले लें, लेकिन जब उसको रिटर्न करने का नंबर आए तब हम अपने एजेंडे लेकर ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनोज जी हमारे साथ में उमा शंकर जी जुड़ चुके हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड में के लिए जुड़े हैं उमा शंकर जी। उमा शंकर जी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। हम कांग्रेस का लगातार जिक्र कर रहे हैं उमा शंकर जी, आपसे मैं बहुत छोटा सा वर्डिक्ट चाहती हूँ। कांग्रेस प्रियंका गांधी ने एक रोड मैप तो तैयार किया है, लेकिन कितनी सफलता उनको मिल पाएगी? क्योंकि पश्चिम पे आप पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल जो है हाथ से आपके निकल जाएगा। आज सुहेल देव का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद जाती नजर आ रही है। उमाशंकर जी जी जवाब दें। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे पर और जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में उतरी थी, हमारा फोकस उन मुद्दों पर है। आस्था, धर्म, ये हमारी व्यक्तिगत आस्थाएं हैं जिसको लेके हम लोगों का सदैव कद्र रहा है और आस्था का केंद्र बिंदु रहा है। अगर हम भगवान राम की बात करें, माँ गंगा की बात करें, या अभी सुहेल देव जी की बात करें, या ऐसे तमाम आस्था के केंद्र बिंदु रहे हैं और हमारे लिए प्रेरणादायक महानायक रहे हैं। चाहे वो बिजली पासी जी की भी बात करें, लखनऊ से जुड़े हुए महानायक की, हम सब की उनमें आस्था रही और हम सब उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाहती है कि जो राजनीति का विमर्श है, जो चुनाव का विमर्श है, जो चुनाव के मुद्दे हैं, वो विकास और इनके वादों के मुद्दों से हटकर वो ठीक है। मनोज मिश्रा जी आपने उमा शंकर जी को सुना, आप इन तमाम लोगों को शुरुआत से ही सुन रहे हैं। आपसे मैं चाहूंगी कि आप इसको कंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम जाति धर्म को बीच में नहीं लाते, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी प्रयागराज में डुबकी लगाती हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम जाति को बीच में नहीं लाते, आज सुहेल देव का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, और दूसरी तरफ सपा कहती है हम जाति को बीच में नहीं लाते, चंदा जीवी वाली बात निकल आई। तो ये कंक्लूड कीजिए इसको कि क्या है। नहीं पूजा जी कंक्लूजन की बात ये है कि अगर आप देखेंगे तो मैं बताना चाहूंगा, महाराजा सुहेल देव को लेकर सन 1940 में एक कविता वहां की कवि ने लिखी। समय कम है, जल्दी से बता दें आप। अच्छा जी, उसकी पूर्णाहुति 1950 में लगातार हिंदू महासभा या रामराज परिषद द्वारा सुहेल द्विज को इस बात का नायक माना जाता रहा कि हिंदू राष्ट्र या हिंदू में उनका एक बड़े नायक रहे। लेकिन फिर कहना चाहूंगा, चाहे वो लोहिया हो, चाहे वो हम अम्बेडकर की बात कर लें, सुहेल देव की बात कर लें, ये सभी महान विभूतियों को लोगों ने अपने अपने स्तर से देखना, पहचानना, जानना। ठीक है, और मतलब कुल मिलाकर के लोगों को समझना पड़ेगा कि किसकी क्या रणनीति है, क्योंकि सभी कहते हैं कि जाति धर्म के बारे में बात नहीं हो रही है, लेकिन साधना तो सब वही चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।